360 में पाकिस्तान में सूबा सिंध में कोरोना की वबा एक मरतबा फिर जोरों पर। क्या हुकूमत इससे निपटने के लिए तैयार है? कोरोना की वबा के दौरान भी दुनिया भर में खुराक का ज़िया जारी। दूसरी जानिब ग़िज़ाई कमी का शिकार अवाम की तादाद में मुसलसल इजाफा। और हमारा नया खुसूसी सिलसिला इंटरव्यू 360, जिसमें आज मुलाकात होगी नजम सेठी और जुगनू मोहसिन से। मोहतरमा ने भी मुझे कहा आई एम सो सॉरी, आपके साथ तल्लुकात ख़राब हो गए। मियाँ साहब ने भी कहा यार मिट्टी पाओ, जब बनू पता मैं ज्यादती की थी, मैं जी मिट्टी पाओ। खान साहब के साथ भी यही होगा एक दिन। प्रोग्राम व्यू 360 में खुश आमदीद। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ एरव अब्बासी। जनूबी एशिया के 7 ममालिक में कोरोना के केसेस की तादाद 1,50,00,000 से तजावज़ कर गई है। इन ममालिक में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और नेपाल शामिल हैं। दुनिया में कोविड-19 से होने वाली कुल हलाकतों का 6% इन ममालिक में हुआ है, जबकि केसेस की तादाद के एतबार से भारत सर-ए-फ़हरिस्त और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान, जहां इस वक्त सेहत का निज़ाम कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की कोशिश में सख्त दबाव का शिकार है, हर रोज़ ही वबा के केसेस की तादाद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब तक पाकिस्तान से कोरोना की वबा के 7,31,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा केसेस सिंध से हैं। इस वक्त कराची से सिद्रा डार हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा, ये बताइए कि सिंध में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस किन इलाकों से सामने आ रहे हैं और हुकूमत इनसे निपटने के लिए क्या कर रही है और वैक्सीनेशन कहाँ तक पहुँची है? सिंध हुकूमत इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि जो SOPs हैं उस पर लोग अमल दरामद करें, और लोगों की तरफ से भी काफ़ी एहतियात नहीं की जा रही, इस वजह से भी केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस कराची की बात कर लें तो अभी तक जो महकमा सेहत सिंध की तरफ से जो डाटा आया है, जो टेस्ट किए गए हैं, वो तकरीबन 4,231 हैं, और उसमें जो मुस्बत टेस्ट रिपोर्ट्स आए। सिद्रा डार कराची से हमें अपडेट दे रही थी कोरोना के केसेस के हवाले से, और उनका ये कहना है कि लोग भी जो हैं वो एहतियात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से तीसरी लहर जो पाकिस्तान में इस वक्त आई है वो शदीद रुख इख्तियार कर रही है, और हुकूमत पर दबाव है, तिब्बी अमलों पर दबाव है, अस्पतालों पर दबाव है कि इन केसेस से निपटा जाए। जनूबी एशिया के 7 ममालिक से सामने आने वाले कुल केसेस का 84% भारत से सामने आया है। भारत में कुल केसेस की तादाद 1,34,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में जब भारत कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, ये फिक्र बढ़ रही है कि कहीं भारत में कोरोना वबा का बढ़ता हुआ बहरान वैक्सीन सप्लाई को मुतासिर ना करे। अंजना प्रसीशा की रिपोर्ट में जानते हैं कि भारत में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद उसकी सरहदों के पार कैसे असरअंदाज हो सकती है। कोविड-19 के रिकॉर्ड केसेस सामने आने से चंद रोज़ कबल ये भारत के शहर मुंबई की एक पुरहुजूम मार्केट का मंजर है, और ये दरियाए जमुना है, जिसमें महीने भर तक जारी रहने वाले कुंभ मेले के मौके पर सैकड़ों अकीदतमंद रोज़ाना गोता लगाते हैं। भारत की 5 रियासतों में होने वाले मकामी हुकूमतों के इलेक्शंस के लिए बड़े बड़े जलसों में लोग बगैर मास्क पहने शरीक हो रहे हैं। इस साल के आगाज़ पर जब भारत में कोविड-19 के केसेस में कमी वाक़ई हुई तो बहुत से अफराद ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करना छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अब यहाँ नए केसेस की तादाद कोरोना की पहली लहर से भी कहीं ज़्यादा है, और भारत दुनिया भर में कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केसेस का गढ़ बन गया है। पॉलिसी साजों और बिलखुसूस अवाम ने सुख का सांस लिया कि जिससे भारत में इस वबा का खात्मा हो गया, और ये तसव्वुर कर लिया गया कि अवाम की बड़ी तादाद में वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो गई है, तो अब ये वायरस भारत में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये एक बड़ी गलत फहमी थी। इस हफ्ते जब मुल्क में रोज़ाना केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई तो सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासतों जैसे महाराष्ट्र में दोबारा पाबंदियाँ आयद कर दी गईं, जबकि मुंबई में दुकानों, रेस्टोरेंट्स और साहिलों को बंद करने के अलावा वीकेंड पर कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में रात का कर्फ्यू नाफिज है। इन इक़दामात से शहरों में काम पर लौटने वाले लाखों अफराद परेशान हैं, जिन्होंने सख्त लॉकडाउन के बाद मामूलाती ज़िंदगी की तरफ लौटना शुरू किया था। पिछले साल जो हुआ 6-7 महीने बिल्कुल काम नहीं था, सब लोग घर में ही थे, तो फिर कैसा हमने गुजारा कि हमको ही मालूम है। कोविड इन्फेक्शंस में तेज़ इजाफे पर काबू पाने के लिए भारत ने मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन मुहिम तेज़ कर दी है। तिब्बी हुकाम इस माह से बिलखुसूस नौजवानों पर तवज्जो बढ़ा रहे हैं, जो उनके ख्याल में कोरोना केसेस में इजाफे की मुमकिन वजह है। लेकिन अभी एक लंबा सफ़र बाकी है। भारत में अब तक 8,70,00,000 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं।
जो दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा सही लेकिन भारतीय आबादी का महज 7% से भी कम है। इस इजाफी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत ने इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका तक कई ऐसे ममालिक को कोविड वैक्सीन की सप्लाई कम कर दी है जो भारत पर शदीद इन्हिसार कर रहे थे। ऐसे में जब इस आर्जी रुकावट के तरक्की पजीर ममालिक की वैक्सीनेशन मुहिम पर होने वाले असरात पर तशवीश पाई जाती है, भारत अपने इस फैसले का दिफा कर रहा है। हमने दुनिया भर के 80 ममालिक को वैक्सीन फराहम की है। हम पहले ही कह चुके हैं कि भारत अपनी अंदरूनी ज़रूरियात को देखते हुए वैक्सीन बाहर भेजेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी ममालिक ये बात समझते हैं कि कोरोना वैक्सीन का बुनियादी मकसद किसी भी मुल्क की अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है। भारत में जारी कोविड-19 की दूसरी लहर न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि दीगर ममालिक में भी इस वबा से निमटने की हिकमत अमली पर असरअंदाज हो सकती है। अंजना पसरीजा के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोविड-19 की वजह से जहां हर शख्स को ही मुख्तलिफ मसाइल और चैलेंजेस का सामना है, वहीं बच्चों के रोज़मर्रा के मामूलात भी इस वबा से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। स्कूलों से दूर और घरों तक महदूद बच्चे इस आलमी वबा के बारे में क्या सोचते हैं, बता रही हैं इस्लामाबाद से गेतियारा अनीस अपनी इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता एक साल के दौरान कोविड-19 के बायस पाकिस्तान में स्कूल कभी खुलते तो कभी बंद होते रहे हैं। इशाल और इनके भाई इब्राहिम हर रोज़ यूं ही अपने ड्राइंग रूम में बैठे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लेकिन एक साल से ज़्यादा अरसा ऐसे ही गुजर जाने की वजह से अब वो इस सूरत हाल से उकता से गए हैं। रेगुलरली मैं स्विमिंग करती थी और मैं अपनी पार्क जाती थी, मैं अपनी दोस्तों से खेलती थी, लेकिन अब कोविड के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं घर पे बैठी रहती हूँ और मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। अपने स्कूल से आता था, पहले मैं साइकिलिंग करता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था, क्रिकेट खेलता था, स्विमिंग करने जाता था। फिर जब से कोरोना है मैं बाहर नहीं जा सकता। अक्सर बच्चों का कहना है कि कोविड-19 के इस ज़माने में जब वो ऑनलाइन क्लासेस लेने से थक जाते हैं तो उनके पास तफरीह के बहुत महदूद ज़राए हैं और उनमें से एक है पार्क आ जाना। हुकूमत चूँकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तमाम तफरीह गाहें जैसे कि थीम पार्क्स और मॉल्स के प्ले एरियाज़ वगैरह बंद कर चुकी है, इसलिए कुछ बच्चे सिर्फ शाम के औकात में करीबी पार्क्स में दिखाई देते हैं। वो भी कोविड की वजह से आयत पाबंदियों से काफ़ी बेजार मालूम होते हैं। हम बार बार मास्क पहन के तंग आ गए हैं क्योंकि हमें ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम होती है और मास्क से बहुत पसीना भी आता है और हम नीचे भी नहीं कर सकते क्योंकि कोविड-19 की वजह से, तो हम बस बहुत तंग आ गए हैं मास्क से। कोई मास्क से बेजार है तो किसी को घूमने फिरने की आज़ादी ख़त्म होने का अफसोस है। पहले हम लोग तैयार होकर जाते थे, हम लोग फिरते थे, हम लोग फेस्टिवल का इंतज़ार करते थे, पर जब कोरोना के बाद सब कुछ बंद हो गया है, हम लोग अब कुछ भी नहीं करते हैं, घर पे बैठते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्क जाते हैं और कुछ भी नहीं है। और कुछ तो वाकई स्कूल की पढ़ाई और गहमा गहमी को याद करते हैं। हम किसी बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकते, हम ऑनलाइन क्लासेस से ले सकते हैं, स्कूल में भी नहीं जा सकते, हम अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते हैं। ये बच्चे कोविड-19 ख़त्म होने के बाद क्या करना है, इसके लिए प्लान भी बना चुके हैं। मेरा दिल करता है कोविड ख़त्म हो जाए और मैं स्कूल जाऊं, और मेरा दिल करता है मैं दोस्तों के साथ खेलूं और अम्मी अब्बू के साथ बाहर जाके घूमूं। बड़े हों या बच्चे, कोरोना वबा से बेजारी सब में मौजूद है, लेकिन जहां बालिग अफराद एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन के अमल से गुजर रहे हैं, वहीं बच्चे बेताबी से अपने खेलने कूदने और पढ़ने के दिन लौट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। गेतियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। क्या आप जानते हैं कि सन 2011 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में हर साल कुल खुराक का 1/3 हिस्सा ज़ाया कर दिया जाता है, जबकि दुनिया में खुराक से महरूम लोगों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। खदशा है कि सन 2030 तक दुनिया भर में भूख से मुतासरा लोगों की तादाद 84 करोड़ तक जा पहुँचेगी। ये अंदाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया है। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में भी खाने का ज़या मामूल है, चाहे कचरे का डब्बा देख लें या फिर शादी की तकरीबात। एक तरफ जहां खुराक ज़ाया हो रही है, वहीं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सन 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2019 में कम से कम 31 लाख लोग शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से मुतासिर हुए।
5 साल से कम उम्र के 17% से ज़्यादा पाकिस्तानी बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार रहे, जबकि 5 साल से कम उम्र के 40% से ज़्यादा बच्चे मुकम्मल नशोनुमा ना होने की वजह से छोटे कद और कमज़ोरी का शिकार थे। इस वक्त लाहौर से स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुज़ैफ़ा अहमद, जो रिस्क नामी तंजीम के बानी हैं। उनकी तंजीम का मकसद खुराक के ज़या को रोक कर भूख की वबा का मुकाबला करना है। खुज़ैफ़ा, आपकी टीम रेस्टोरेंट्स जैसी जगहों से बच जाने वाले खाने को इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों में तकसीम करती है। क्यों आपको ये ज़रूरत महसूस हुई कि ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, और कोरोना के दौरान इस ज़रूरत को कैसे आपने डील किया? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। रिस्क पिछले 6 सालों से फूड वेस्टेज की एडवोकेसी कर रहा है और इसके ऊपर हमारी एक बहुत एग्रेसिव कैंपेन है कि पाकिस्तान के अंदर, जिसमें आपने बताया कि 1/3 ऑफ द फूड इज वेस्टेड, और उसके बावजूद दादोशुमार कहते हैं 36 मिलियन टन जो है खाना ज़ाया हो जाता है। जबकि मेरी अपनी वालदा और काफ़ी ऐसे लोग मेरे अपने घर में एक दस्तरखान लगा रहे थे पिछले 30-35 साल से, और वहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। और इस अलमिये ने हमें मजबूर किया कि जहां लोग खाने के लिए बढ़ते जा रहे हैं, वहां उस जैसे मुल्क में, गरीब मुल्क में खाने का ज़ियान किसी ज्यादती या बहुत बड़े जुर्म से कम नहीं, जिसने हमें अपनी लम्स की, अपनी यूनिवर्सिटी की जिंदगी में मजबूर किया कि हम एक वेंचर का आगाज करें जिसका नाम था रिस्क, जो कि यही करता है कि जहां से भी खाना सप्लाई चेन में फ्रॉम फार्म टू फोक बचता है, उसको पिक करते हैं और पहुंचाते हैं उन गलियों में, उन इदारों के पास, उन लोगों के पास जिसको उसकी जरूरत है। तो ये बताइए कि ये तो आप एक गैर सरकारी तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कर रहे हैं, क्या आपकी अपनी रिसर्च में हुकूमत इस सिलसिले में कुछ कर रही है या मदद करती है आप जैसी तंजीमों की? देखिए, हुकूमत का अभी तक फूड वेस्टेज के ऊपर रुझान बहुत कम है, क्योंकि हुकूमती चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और भूख के तो बहुत ज्यादा है। इस हुकूमत ने भूख के ऊपर ध्यान जरूर दिया, लेकिन फूड वेस्टेज एक ऐसा इशू है जिसको कर्ब करने के लिए हमें फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर बहुत शदीद इक़दाम की जरूरत है। फूड वेस्टेज के ऊपर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, किसी के ऊपर बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास एग्जैक्ट अदादोशुमार ही नहीं है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कि फार्म लेवल के ऊपर किस चीज का ज़िया है, किस अनाज का ज़िया है। हम एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जब तो हमारा तो एग्रीकल्चरल वेस्ट शायद बहुत ज्यादा हो, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हमारा इदारा अब इसके ऊपर काम कर रहा है कि हम छोटी छोटी रिसर्चेस भी कंडक्ट कर रहे हैं और फार्म लेवल जो, क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि एक फार्मर का, छोटे फार्मर का, बड़े फार्मर का कैपेसिटी और इंस्ट्रूमेंट्स और मटीरियल ना होने की वजह से कितना ज्यादा लॉस है, जिसका उसको इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है और माशरे में फूड की ग़िज़ाई किल्लत भी हो रही है, जिससे भूख का अगेन प्रॉब्लम जो है उसको बहुत तकवीत मिल रही है। तो दुनिया में, आखिरी सवाल, दुनिया में कौन सा मुल्क है आप समझते हैं जो कि एक एग्जाम्पल है खाने के ज़िया को रोकने के सिलसिले में और भूख कम करने के सिलसिले में? देखिए, यूरोप के काफी ममालिक हैं जिन्होंने इकदाम उठाए हैं। फ्रांस, स्पेन के अंदर आप देखेंगे लॉज आए हैं जो कि सुपरमार्केट को बाउंड करते हैं और उनके ऊपर टैक्सेस लगाते हैं। अगर कोई उनके पास खाना ज़ाया हो जाए, वो फेंक नहीं सकते। हमें भी ऐसे, अमेरिका के अंदर गुड समैरिटन लॉ है जो कि एनकरेज करता है रेस्टोरेंट्स को कि वो खाना डोनेट करें, उसके अगेंस्ट उनको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती हैं। तो हमें भी इन ममालिक के, कुछ सेलेक्टिव ममालिक के जो यूरोप के और अमेरिका के, इनके लॉज को एटलीस्ट अडॉप्ट करना चाहिए गवर्नमेंट और पॉलिसी लेवल के ऊपर, ताकि हम इन इक़दामात को, हमारी जैसी तंजीमों को फायदा हो और वॉलंटियर्स को फायदा हो, और इदारों को जिनके पास खाना ज़ाया होता है उनको कोई पॉलिसी, उनके ऊपर कोई बाइंडिंग, कोई रूल्स आए और कोई फैसिलिटेशन मिले ताकि वो अपना खाना डोनेट कर सकें। खुज़ैफ़ा अहमद, हमारा साथ देने का लाहौर से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अमेरिका की बात करें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक अमेरिका में हर साल कुल खुराक का तकरीबन 30 से 40% हिस्सा ज़ाया हो जाता है। कोरोना की वबा के दौरान अमेरिका में भूख में कमी और खुराक के ज़या की रोकथाम के लिए कुछ नए तरीके अपनाए गए हैं, जिनसे इन कोशिशों की हौसला अफजाई हो रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोविड-19 के बाद ताज़ा खुराक की तलब में इजाफा हुआ है। एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम फ्रेश फार्म अमेरिका में छोटे काश्तकारों का मकामी सारिफीन के साथ राब्ता कायम करके आलमी वबा के दौरान खुराक के ज़या को रोकने में मदद कर रही है। बड़े सनती निज़ामों की निस्बत इस तरह के खुराक बांटने के अमल में आपका ज़िया कम होगा, क्योंकि इसमें खाना ज़ाया होने के इम्कानात कम है और छोटे पैमाने पर खाने के ज़या को रोकने की मंसूबाबंदी करना निस्बतन आसान है। हम अपनी मुर्गियों की तादाद में तवाज़ुन बरकरार रखना बखूबी जानते हैं। हम मुर्गियों की पैदावार को उस वक्त तक नहीं बढ़ाते जब तक हम बाजार में उसकी तलब को बढ़ता हुआ नहीं देखते। फार्मर्स मार्केट में अशिया फरोशों की हौसला अफजाई की जाती है कि वो फरोख्त न होने वाली पैदावार फूड बैंक्स को खैरात कर दें, जो ज़रूरतमंदों में मुफ्त खुराक तकसीम करते हैं। कोविड की वजह से इसकी ज़रूरत बहुत बढ़ गई है।
चाहे मेरे पास इजाफी पैदावार हो या ना हो, मैं हमेशा कुछ डब्बे साथ लेकर आती हूँ ताकि उनको दे सकूँ। अमेरिका में खुराक का ज़ाया हो जाना एक बहुत बड़ा मसला है, जहां हर साल 10 करोड़ टन से ज़ायद खुराक ज़ाया हो जाती है। दी चैरिटी फीडिंग अमेरिका के मुताबिक 4 करोड़ 20 लाख अफराद या हर 8 में से एक अमरीकी 2021 में खुराक के हुसूल में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो सकता है। कोविड से मुतालिक पाबंदियों के दौरान खुराक को ज़ाया होने से बचाने वाली तंजीमें महफूज तरीके से खुराक इकट्ठा करने और इसकी तकसीम के लिए इंटरनेट का सहारा ले रही हैं और रज़ाकारों की बहुत बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही हैं। गैर रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे गैर इस्तेमाल शुदा खुराक को कूड़े के ढेर में फेंकने के बजाय जहां वो मीथेन गैस खारिज करके माहौलियाती तब्दीली में इजाफे की वजह बने, लूप क्लोजिंग नामी कंपनी रेस्टोरेंट्स जैसी जगहों पर कंपोस्ट मशीनें लगा रही हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर ही ग़िज़ाई कचरा पैदा होता है। अगर आप ग़िज़ाई कचरे को कूड़े में फेंकने के लिए दूर भेजने के बजाय इसे ज़मीन में दबाकर इसकी खाद बना लें, तो खुराक को 6% से बढ़कर 100% तक रिसाइकिल किया जा सकता है। इस अमल से तैयार शुदा खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी में मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने की ताकत पैदा होती है। अमेरिका का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का महकमा अक़वाम मुत्तहिदा की तजावीज़ पर अमल करते हुए ज़ाया होने वाली खुराक की मिक़दार का अंदाज़ा लगाने और इसके ज़या को सन 2030 तक 50% कम करने के एक मंसूबे पर गौर कर रहा है। तमाम दुनिया मौसमियाती तब्दीली के हवाले से रहनुमाई के लिए अमेरिका की तरफ देखती है। इस दुनिया की कुछ ज़मीनी हुदूद हैं और कई मामलात में हम इन पर बोझ डाल रहे हैं, जैसे अगर आलूदगी की बात की जाए, जिसकी वजह से हमारी मसनूआत बनाने और इसे इस्तेमाल करने के इंतखाब पर है। अमरीकी महकमे ज़राअत के मुताबिक खाने के ज़या को संजीदगी से रोकने के लिए मुख्तलिफ महकमों और शोबों के बीच वसी तर बुनियाद पर ताउन की ज़रूरत है। इनमें से एक सारिफीन में आगाही बढ़ाना भी है। माइकल रोड कोविड के दौरान ज़्यादातर ख़रीदारी मकामी किसानों की पैदावार फ़रोख्त के लिए रखने वाली फार्मर्स मार्केट से करने लगे हैं, मगर बात जब खाने के ज़या को जड़ से मिटाने की आती है तो वो समझते हैं कि अमेरिका को एक और मसले का हल तलाश करना होगा, और वो गरीब और अमीर आमदन वाले लोगों में बढ़ता हुआ फ़र्क है। भूख और बेघर अफराद के मसाइल के बावजूद अमेरिका एक अमीर मुल्क है, तो मुझ जैसे इंसान के लिए जो यहाँ आता है और जितना चाहे खरीद लेता है, ये भी खुराक के ज़िया का बायस बनता है। ये बात समझना मुश्किल है कि आप कैसे मुनसफाना और मुसावी अंदाज में इस मसले का हल तलाश कर सकते हैं। वेरोनिका बल्दिराज एग्लिसियास की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ईद उल अज़हा आने वाली है और जाहिर है नए कपड़ों और जूतों की मांग इस मौके पर बढ़ जाती है। आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में लाहौर से ज़ियाउर रहमान हमें लेकर जाएंगे महाजराबाद, जो जूतों ख़वातीन और बच्चों के जूतों के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन अभी देखते हैं उसकी एक झलक। यहाँ पे गली गली कारखाने हैं, हर गली में जितने भी घर हैं ना, यहाँ पे तकरीबन सबके ही घर में ना काम हो रहा है। हमारा यहाँ होलसेल का काम, हम थोक का काम करते हैं, हमें एक एक दो पीस नहीं बेचते। आज से हम आपके लिए पाकिस्तान के नामवर शख्सियात के साथ गुफ्तगू पर मबनी एक खुसूसी सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है इंटरव्यू 360। इसे पेश कर रही हैं सारा जमान। पहले हिस्से में मिलिए मारूफ तज्ज़ाकार और सहाफ़ी नजम सेठी और उनकी अहलिया जुगनू मोहसिन से। अगरचे दोनों PTI हुकूमत के नाकदीन हैं, फिर भी जुगनू मोहसिन पंजाब में हुकूमत के इत्तेहादी हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। मगर नजम सेठी तवक्को है कि एक दिन बाकी सियासतदानों की तरह खान साहब भी उनके साथ फिर से दोस्ती कर लेंगे। मुकम्मल गुफ्तगू हमारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर इस वक्त शाया हो चुकी है। पेश है इंटरव्यू 360 का एक मुख्तसर हिस्सा। बुज़दार साहब की जो हुकूमत है पंजाब में, उस पर पार्टी के PTI के अपने अंदर ही तनकीद की जाती है। आप इत्तेहादी हैं हुकूमत की, आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से? जी मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, और उसमें मैं ये आपसे कहूँगी कि वो बुज़दार साहब का कसूर नहीं है। वो जिसे कहते हैं ना, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट, और उनको कोई ख़ास इख्तियार नहीं है। तो फिर आपने अपना वेट एक ऐसी टीम के साथ क्यों थ्रो किया हुआ है? देखिए सारा, यही तो तज़ाद है ना, क्योंकि जो मेरे हलके के लोग हैं ना,
وہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ریلیف پرووائڈ کرنا ہے، اور اتنی بدامنی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو آپ راستہ نکالنا چاہتی ہیں؟ تو میں ان لوگوں کے لیے اگر میں بھی ریلیف نہیں دوں گی تو باقی سارا اوکاڑا ڈسٹرکٹ تو خالی ہے نا. اور بزدار صاحب نے بھی قدر کی کہ انہوں نے ثابت قدمی سے میرا ساتھ دیا ہے. پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب ہوئے، پھر اچھے ہو گئے، آپ کی دوستی ہو گئی. بے نظیر صاحبہ کے ساتھ آپ کی ایک طویل دوستی رہی. عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی نظر تو نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ میری تو بڑی دوستی تھی، جگنو کی بھی بڑی دوستی تھی. انفیکٹ یاد ہے مجھے جب پرنسس ڈایانا یہاں آئی تو چند لوگوں کو 4 یا 6 کپلس کو انہوں نے انوائٹ کیا اپنے گھر، اور وی ور ون آف دیم. بڑے اچھے تعلقات تھے. وہ ہوا یہ کہ بڑے اچھے تعلقات خراب ہو گئے 2014 میں، جب ایک دم راتوں رات انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیے 1 سال کے بعد الیکشن کے. 35 پنچر کا الزام لگا دیا. وہ 2 سال وہ جب 35 پنچر چلتا رہا تو پھر اس کے بعد پھر تعلقات کوئی اچھے نہیں رہے. تو اسی طریقے کے ساتھ سب کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ خود آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنی سارے غلطیاں کی معافیاں مانگتے ہیں. محترمہ نے بھی مجھے کہا آئی ایم سو سوری آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. میاں صاحب نے بھی کہا یار مٹی پاؤ، جب منو پتہ میں زیادتی کی تھی. میں کہا جی مٹی پاؤ. خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا ایک دن. اگر آپ بلاول بھٹو کو اور مریم نواز کو ان کے پیرنٹس سے جو سیاست میں رہے کمپیئر کریں تو کیا انالیسس ہوگا آپ کا؟ سارا آئی تھنک دیٹ I hope Mia Nawaz Sharif will take this in the spirit in which it's meant. But I think that Maryam is more charismatic than her father. And I think that Bilawal is far less charismatic than his mother. Benazir Bhutto شہید میں ایک کرشمہ تھا. ان کی جو اسٹرگل تھی، جس کرب سے وہ گزری ہیں، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی خاتون سیاستدان گزری ہوگی. سیری صاحب پی ایس ایل آپ نے شروع کی، اس وقت جس مقام پہ پی ایس ایل کھڑی ہے آپ مطمئن ہیں یا مانی صاحب کے لیے کوئی مشورے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، مطمئن نہیں ہوں. ہم نے بڑی محنت سے یہ برانڈ بنایا تھا اور ان سے بہت سی غلط فیصلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پی ایس ایل اس وقت بڑی ٹربل میں ہے. اور میری امید ہے کہ یہ سنبھال لیں گے اس چیز کو اور پی ایس ایل کو ریسٹور کریں گے، بیکاز 2 years رننگ ٹورنامنٹ جو ہے ڈسرپٹ ہوئی ہے. میں اگر ان کی جگہ پہ ہوتا میں مومنٹم کبھی نہ توڑتا. میں کہتا ٹھیک ہے اسٹیڈیم میں نہ آئے، میچز ول گو آن، بیکاز لائیو وہ ٹیلی ویژن پہ تو آئے گا نا. دا سیم ایشو جو کہ دبئی میں تھا، تو انہوں نے کیوں روک دیا؟ وہ جسٹ بیکاز لوگوں کو اسٹیڈیم میں آنا اسے بند کر دیا تھا تو وہ بند کر دیتے. کیا چیز ہے جو آپ کو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پر امید بناتی ہے؟ پنجابی میں کہوں گی بڑا اوکھا سوال پوچھا تو سر، بڑا اوکھا سوال ہے، کیونکہ اس کا جو سچا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں میرے دل میں امید بجھتی جاتی ہے، اور میرے دل میں اس وقت امید نہیں ہے. اور امید تبھی پنپے گی جب عوام کی حکمرانی ہوگی. کوئی کوئی امید افزا ایسپیکٹ آپ کو؟ یہ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل امید کم ہوتی جا رہی ہے. میں اتنا مایوس ساری زندگی میں نہیں ہوں جتنا میں اب ہوں، بیکاز یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اب پوری پاکستان کی ریاست کا مسئلہ ہے. انٹرویو 360 میں نجم شیٹھی اور جگنو محسن سے اور بھی باتیں ہوئیں. دیکھنے کے لیے آئیے ہمارے آن لائن پلیٹ فارمز پر. سیریز کے اگلے حصے میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ابرار الحق سے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پروگرام پر اپنا فیڈ بیک کے لیے آپ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں. VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.